हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। तो आज का जो हमारा विषय है, हमने पिछले वाले वीडियो में चंद्रप्रदाय मतलब पृथ्वीराज रासो पढ़ लिया था। तो आज से हम प्रमाण रासो स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। आपके पेपर के लिए मतलब सहायकमंद रहेगा, तो आप सब ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं प्रमाण रासो। प्रमाण रासो को अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने लोकगीतों में प्रचलित छंदों के आधार पर छपवाया है। वस्तुतः प्रमाण रासो लोकगीत शैली में है, एक वीर काव्य है। नगरीय प्रचारणी सभा में इस काव्य ग्रंथ को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने करवाया था। प्रमाण रासो के रचयिता के रूप में जगनीक का नाम लिया जाता है। जगनीक कालिंजर के शासक परम दीर्देव के आश्रित कवि थे। इस काव्य ग्रंथ में जगनीक ने पृथ्वीराज रासो तथा परम देव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है, यानी कि इसमें भी युद्ध का वर्णन किया गया है। परम देव का अन्य नाम परमाल है। अनुमान लगाया जाता है कि इसी आधार पर इस कृति का नाम परमाल रासो पड़ा। इस कृति में परम देव के दो सामंतों अल्लाह और उदल के वीर चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वीर भाव का जितना प्रभावशाली रूप इस कृति में दिखाई देती है, अन्य किसी में नहीं है। इस ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ गुण इसमें निहित गेयता, यानी कि जो गेय भाषा में यानी मतलब गाय के रूप में है। गांव में टोलियों में गायक इस गा कर लोगों का मनोरंजन करते हैं, यानी कि इसे गीत यानी कि गाया भी जा सकता है। इस ग्रंथ को 36 खंडों में विभक्त किया गया है। कृति में सोठा, दोहा, भुजंग, प्रयाग, छप्पे, कुंडलियां, अरिल, त्रोट, गाथक, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग है। इसकी गेयता के कारण से लोक गाथा की शैली में भी रखा गया है। कुछ आलोचकों ने इसे अल्लाह शैली में लिखा गया उसे स्वीकार करते हैं। हम कुमार रासो देखते हैं। कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इस ग्रंथ में मेवाड़ के महाराजा बापा रावल से महाराज राज सिंह का एक विस्तृत वर्णन है। इनमें प्रमुख रूपों में राणा कुमार का रचित वर्णन मतलब कवि ने अधिक विस्तार से किया है। इस ग्रंथ की भाषा डिंगल है। इसकी घटनाएं काल्पनिक तथा अलौकिक तत्वों के समावेश है, यानी कि ये भी जो रचना की गई वो काल्पनिक है, मतलब अपने मन से गढ़ा किया गया है, उसको गढ़ के बनाया गया है, और अलौकिक है। ऐसा प्रतीत होता कि कुमार रासो महाराजा कुमार के वंश के इतिहास को ध्यान में रखकर लिखा गया। आचार्य हरि प्रसाद ने मतलब जो इसका रचना काल है वो 9वीं शताब्दी से मानते हैं। अगला देखते हैं हमीर रासो। यह ग्रंथ कवि सरधर द्वारा प्रणीत है, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया है, प्रमाणित किया गया है। यद्यपि यह रचना उपलब्ध नहीं है, परंतु विविध साहित्य के इतिहासों में इस कृति का उल्लेख मिलता है। हमीर रासो के केवल 8 पद प्राकृतिक पैगलम में विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता कि उस काल की प्रचलित भाषा में रचित एक वीरगाथात्मक रासो ग्रंथ है, जो पद में प्राकृतिक पैगलम में प्राप्त किए होते हैं। उनके आधार पर इसकी भाषा अभ्रंश का प्रभाव माना जाता है, यानी कि जो इसमें भाषा वो अभ्रंश भाषा का प्रयोग है। प्रत्येक पद का छंद अलग है, यानी कि उसके जो छंद है वो सब अलग अलग है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विविध छंदों में इस मूल ग्रंथ की रचना हुई है। उपलब्ध पदों की भाषा वर्ण विषय के दृष्टि से यह कृति 14वीं शताब्दी से पूर्व की है। रचना मतलब इसकी जो रचना मतलब स्वीकार की जाती है 14वीं शताब्दी में। इस कृति को रणमैभौर के शासक हमीर की प्रशस्ति की गई है, यानी कि उनका गुणगान किया गया है। आगे देखते हैं विजयपाल रासो। इसके रचयिता नल सिंह भाट है, मतलब उनको माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयित नायक राजा विजयपाल है, जो विजयगढ़ यानी कौरिल राज्य के शासक थे। उनका जो काल था 1050 ईस्वी है। नल सिंह भाट को इन्हीं का आश्रित कवि माना जाता है। और इस कृति में अब तक केवल
42 छंद ही प्राप्त हुए। इस प्रबंध में काव्य में विजय पाल के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है। यानी कि आप जितना भी वीर गाथात्मक में देखेंगे, इसमें कोई मतलब राजा के मतलब आश्रयदाता अपने जो मतलब राजा होते हैं उनका गुणगान करते हैं, उसी का वर्णन आपको सब में दिखेगा। विजय पाल के मध्य युद्ध का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। काव्य रूप में दृष्टि में इस संबंध काव्य की कोटि में रखा गया है। इसके लिखित प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। मौखिक छंदों के आधार पर इसकी भाषा के संबंध में जानकारी है। डॉक्टर ममता प्रसाद गुप्त ने इसकी भाषा ब्रज मानी है कि यही से मतलब इसी को प्रमाणित करने के लिए, जैसे कि इसका भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अगला देखते हैं श्रृंगार परक रासों का। इसमें वियोग और सहयोग दोनों पक्ष हैं। इन कृतियों में नायक नायिका के पुनर्मिलन की बात की गई है। इस वर्ग में हम जिन दो कवियों मतलब जो रचना देखेंगे, संदेश रासक और विशलदेव रासों, तो हम इसकी विशेषता यह है कि इन दोनों कृतियों में संदेश परंपरा का निर्वाह किया गया है। यह परंपरा परवर्ती साहित्य में दृष्टव्य, जिनमें जायसी और पद्मावत मतलब जायसी का जो पद्मावत है उसका उल्लेख है। संस्कृत साहित्य में जो कालिदास का मेघदूत है में उसकी परंपरा का निर्वाह किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, संक्षिप्त में देख लेंगे। इसका जो 12वीं शताब्दी माना जाता है और अपभ्रंश में इस ग्रंथ का मतलब जो अधमाड़ यानी कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। इसमें 223 पद्य हैं। इनकी 3 प्रक्रमों में विभक्त है, यानी कि 3 क्रमों में विभक्त है ये। इस कृति में विजयनगर में रहने वाली एक विरहणी नायिका की मतलब कथा वर्णित है, यानी कि वो अपने नायक से दूर हो गई है, उसकी बात की जा रही है। उसका पति संभात यानी गुजरात चला जाता है। विरहणी नायिका संभात जाने वाले एक एक पति के द्वार पर अपने मतलब संदेश भेजना चाहती है। वो चलने के उद्यत होते हुए पति को बार बार रोकर अपना करुण संदेश देती है। नायिका पति के षड ऋतुओं में अपने वीर से उत्पन्न दुख का वर्णन करती है। अतः जब नायिका पति को विदा करती है तो दूसरी दिशा से उसका पति आता दृष्टिगत होता है। वह आनंद विभोर हो उठती है। अंत में कवि ने इसकी रचना को पढ़ने सुनने वाले को कार्य सिद्धि को मंगल कामना करने की कृति को समाप्त किया। संदेश रासक एक खंड काव्य है और जो 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें, परंतु इसका मुख्य छंद रासा है। इस कृति में श्रृंगार रस का वीरा पक्ष का अंकन किया गया है। विरहणी नायिका के दीनहीन दशा भाव विह्वलता का चित्रण कवि ने बखूबी किया है। नायिका स्वप्न में पति को साक्षात्कार करती है, यानी कि सपनों में अपने पति से मिलती है। जगने पर उसकी वस्तुनिष्ठ का पता चलता है। वो अंत में दुखी होकर कह उठती है कि जई ठाहु विड़न जऊ पाबंधी जई हिउ नकीड़ करी पुट वाड़ी वंजी थई। अर्थात यदि किसी कारणवश मेरे प्राण नहीं निकले तो अवश्य किसी पाप के बंधन से जड़ कर हो रहे हैं। पति के न होने पर मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया है। मेरा हृदय तो मानो वज्र का ही बना हुआ लगता है। विशलदेव रासो देखते हैं। इसके जो रचिता है नरपति नाल है। इनकी जो मतलब इस ग्रंथ का जो रचना काल है 1155 ईस्वी माना गया है। और इनके जो रचित यानी कि जो नायक हैं वह विग्रह राज तृतीय हैं। मतलब चौहान राजा विग्रह राज विशलदेव यानी कि जिनको विशलदेव भी कहा जाता है। भोज परंपरा की पूर्ति राजमती के विवाह और वियोग का वर्णन है। राजा विशलदेव अपनी नवविवाहित रानी राजमती के व्यंग बाणों से रुष्ट होकर उड़ीसा राज्य चला जाता है। 12 वर्ष तक नहीं आता है, यानी कि लौट कर नहीं आता है। पति के वियोग में इससे अत्यंत दुखित रानी एक पंडित द्वारा विशलदेव को संदेश भेजती है। अंत में विशलदेव के लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन होता है। यह रचना 4 खंडों में विभक्त है। इसमें कुल 188 छंद है। इसकी विशेषता है कि इसमें आदि से अंत तक एक ही छंद का निर्वाह हुआ है। यह गेय काव्य यानी कि गीत के माध्यम से। इसकी जो शैली है वर्णनात्मक है। इस कृति में विरह काव्य में कवि ने रानी के विरह के अत्यधिक विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नारी के विवश जीवन की सहानुभूति में वह कहता है कि त्रिजन्म काई दियो हो हमेश अवर जन्म थारे घड़ा हो नरेश। अर्थात हे महेश, तुमने मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए और भी तो जन्म थे।
ये हो गया। और इसमें देखते हैं कि धार्मिक उपदेश मूलक, यानी कि जिसके अंतर्गत धर्म की बात की गई है, नीति परक की बात की गई है। इसके अंतर्गत वे धर्माते जैन कवियों द्वारा रास या रासों के नाम से लिखे, इनकी विषय वस्तु धर्म और उपदेश पर आधारित होती है। यद्यपि वीर रस का निर्वाह, परंतु सभी ग्रंथ अंत इसका शांत रस, यानी कि कोई किसी भी रस यानी वीर रस से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका अंत जो होगा वो शांत रस से ही होगा। जैसे उपदेश राशन रास के धर्मोपदेश है। इसके जो मतलब इसके जो मुख्य हैं वो उपदेश राशन के रास में धर्पोपदेश है। इसमें देखते हैं उपदेश रसायन रास। इस मतलब रचना की जो रचयिता है जीन दत्त सूरी हैं। इसका रचना काल 1143 से माना जाता है। इनमें निहित पद्यों की संख्या 80 मानी जाती है। यह एक धार्मिक रचना है। इस कृति के रचयिता का मतलब जो ये रचना है उसका उद्देश्य धर्म का उपदेश देना है। कवि यह एक गीति काव्य है, यानी कि जो कवि लिखा है वो एक गीति काव्य है। इसमें चौपाई छंद का प्रयोग है। इस ग्रंथ का भाषा जो है अपभ्रंश है। अगला देखते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके जो रचनाकार हैं वो आचार्य शाली भद्र सूरी द्वारा रचित है। इसका जो कृति है 12वीं शताब्दी से माना जाता है। मुनि जिन विजय इस कृति के जैन साहित्य रास परंपरा के प्रवक्ता की रचना मानते प्राप्ति करती है। इस रचना में वीर रस का भी पर्याप्त वर्णन है, यानी कि इसमें वीर रस की वर्णन किया गया है प्रस्तुत। परंतु इसकी जो समाप्ति वो शांत रस होती है, यानी कि जो भी हम श्रृंगार पढ़ेंगे धार्मिक और उपदेशमूलक, वो शुरू तो वीर रस से होगा, पर जो इसका अंत होगा वो शांत रस से होगा। इसमें 200 छंद है और इस कृति में भाषा अपभ्रंश है, प्राचीन राजस्थानी तथा गुजराती का मतलब प्रभाव है। तो हमारे लिए जो कल के परीक्षा के लिए आपके लिए जो ज़रूरी है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप ये रासो काव्य में हमने पढ़ा था, आप ये मतलब लिख दीजिएगा इसके जो प्रमाणिक हैं, उत्पत्ति कैसे हुई, इसके रूप क्या क्या है वो सब आप बता दीजिएगा। और ये तीनों के बारे में संक्षिप्त में बता दीजिएगा। वीर गद्यात्मक में पृथ्वीराज रासो इम्पॉर्टेंट आपके लिए टिप्पणी में आ सकता है। परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो। और श्रृंगार परक में आप ये विशल देव रासो को पढ़ सकते हैं। और बाकी आप संक्षिप्त में बताएंगे, ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिएगा इनके बारे में। यानी ये आप तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा 4-5 लाइन में बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हिंदी सरोवर में लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ करिए। थैंक यू।